हेलो एवरीवन। हमारे हर एक वीडियो की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल लर्निंग ट्रिक्स को और प्रेस कीजिए बेल आइकॉन, जिससे आपको हमारी आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्निंग ट्रिक्स। बच्चों, आज आपको पता ही है कि हम लोग अभी क्लास 12th जो हिस्ट्री है उसकी MCQs की सीरीज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो आज भी हम उसी सीरीज़ में आगे बढ़ेंगे और आज मैं आपको एक नया चैप्टर शुरू करवाऊंगी जो है हमारा चैप्टर 10 उपनिवेशवाद और देहात। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको चैप्टर 9 तक के क्वेश्चंस करवा दिए हैं, तो वो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक दे दूंगी और ऊपर आई बटन में भी उसका लिंक है। ठीक है, तो आप वहाँ जाके पुराने सारे क्वेश्चंस देख लेना ताकि आपको एग्ज़ाम्स की तैयारी करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, और इसी सीरीज़ में आज हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले अगर किसी ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर देना। ठीक है, ताकि आपको आगे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। तो ठीक है बच्चों, लेते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, बंगाल में 1793 में इस्तमरारी बंदोबस्त लागू करने वाले गवर्नर जनरल कौन थे? 1793 में वहाँ पे इस्तमरारी बंदोबस्त, जिसको स्थायी बंदोबस्त भी कहा जाता है, ठीक है, यानी कि एक तरह से समझ लो जमींदारी व्यवस्था, ठीक है, वो स्टार्ट की गई थी अंग्रेजों द्वारा। ठीक है, तो पूछा गया है कि किस गवर्नर जनरल के ने शुरू किया था ये। ठीक है, तो इसका है ऑप्शन बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ये भू राजस्व व्यवस्था शुरू की गई थी। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस्तमरारी बंदोबस्त बंगाल में कब लागू की गई थी? तो ये जो व्यवस्था है ये 1793 में लागू की गई थी लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। ठीक है, इसको आप स्थायी बंदोबस्त भी कह सकते हो और एक तरीके से इसको जमींदारी प्रथा भी कह सकते हो। तो इस्तमरारी बंदोबस्त में ये था कि इसमें जो अंग्रेज हैं उन्होंने जितनी भी जमीन थी वो जमींदारों को दे दी गई थी और ये जमींदारों को काम दिया गया था कि वो किसानों से काम करवाएंगे और जितना भी टैक्स वगैरह कलेक्ट करके, ठीक है, मतलब किसानों से टैक्स कलेक्ट करके वो अंग्रेज़ों को जमा करवाएंगे। ठीक है, तो एक तरीके से यहाँ पे जो जमींदार थे ये मीडिएटर का काम करते थे। ठीक है, ये किसानों पे अत्याचार करते थे किसी भी तरीके से उनसे टैक्स वसूल करके और इनको एक अंग्रेज़ों को ये जमा करवाना होता था। ठीक है, चाहे कैसे भी आप किसानों से वसूल करो, ये सब अंग्रेजी सरकार ने जमींदारों पर छोड़ दिया था। ठीक है, तो ये वो व्यवस्था थी इस्तमरारी बंदोबस्त। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पहाड़ियाँ और संथाल जनजातियाँ किन पहाड़ियों पर रहा करती थी? तो ये रहा करती थी राजमहल की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर। ठीक है, इन जनजाति के लोग वहाँ रहा करते थे। बंगाल में धनी किसानों के वर्ग को क्या कहा जाता था? तो ये जोतदार कहा जाता था। ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। सिद्धू कान्हू ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया? तो इन्होंने किया था संथाल विद्रोह का नेतृत्व। ठीक है, सिद्धू और कान्हू दो भाई थे जिन्होंने संथाल विद्रोह को इसका नेतृत्व किया था। ठीक है, भारत में स्थायी रूप से 10 वर्षीय जनगणना का आरंभ 1881 में किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, रिपन के काल में, जो लॉर्ड रिपन था इसके काल में हुआ था। संथाल विद्रोह कब हुआ? तो ये हुआ था 1855-56 का जो समय था वहाँ पे संथाल विद्रोह हुआ था। संथालों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। ठीक है, क्योंकि ये उनकी नीतियों से खुश नहीं थे। अंग्रेज जैसे चाहे वैसे संथालों के साथ मतलब अलग अलग प्रकार की नीतियाँ अपना रहे थे और उनके ऊपर दबाव डाल रहे थे। ठीक है, आगे चलते हैं। बुकानन कौन था? तो फ्रांसिस बुकानन एक सर्वेक्षक था। ये अंग्रेजी एक अधिकारी था जिसको काम दिया गया था जो जगह जगह घूमकर चीज़ों का सर्वेक्षण किया करता था जगहों का, ताकि अंग्रेजी सरकार उन जगहों से किस तरीके से फ़ायदा ले सके। ठीक है, ये इनका मेन मकसद था जो अंग्रेजी सरकार का था। ठीक है, और बुकानन उन्हीं का अधिकारी था जो गांव-गांव और जगह जगह जाकर हर चीज़ का सर्वेक्षण किया करता था, जो ज़मीन का, फसलों का, हर तरीके से कि किस तरीके से इन चीज़ों का यूज़ किया जा सकता है अंग्रेजी सरकार के लिए, उनके फ़ायदे के लिए। ठीक है बच्चों, रैयतवाड़ी बंदोबस्त के जनक कौन थे? तो इसके जनक थे मुनरो, टॉमस मुनरो भी कहा जाता है इनको। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। दक्कन दंगा आयोग कब गठित किया गया? ये गठित किया था 1875 में। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही है।
ये साहूकार जो होते हैं गांव के, उनके खिलाफ लोगों ने किया था ये, ठीक है। साहूकार क्या कर लेते थे, उन्होंने किसानों को दबा के रखा हुआ था, वो उनसे कुछ भी उनकी कोई सामान गिरवी, ज़मीन उनकी गिरवी रख लेते थे और उनके साथ मतलब मन माना ब्याज वसूल किया करते थे। लॉन्ग टाइम तक उनसे ब्याज वसूला किया जाता था, ठीक है। इन सब से नाराज़ होकर किसानों ने साहूकारों के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। नेक्स्ट लेते हैं 11वां क्वेश्चन। किस सरकारी रिपोर्ट से भारतीय कृषक जनजातियों की स्थिति का पता चलता है? दक्खन दंगा आयोग रिपोर्ट, 5वीं रिपोर्ट या फिर बुकानन की रिपोर्ट? ये तीनों ही आंसर सही हैं, यानी कि हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये तीनों ही जो है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। हमें दक्खन दंगा आयोग से भी पता चलता है, उसकी रिपोर्ट से भी, 5वीं रिपोर्ट से भी पता चलता है, जिसमें ईस्ट इंडिया के जो भी कार्य वगैरह थे उनका लेखा जोखा था, उसकी जांच की गई थी। और बुकानन की रिपोर्ट, जो बुकानन ने सर्वेक्षण किया, उसके बारे में, उससे भी हमें पता चलता है, ठीक है। राजमहल की पहाड़ियों में मुख्यतः जो लोग रह रहे थे वे कौन थे? ठीक है, इसका आंसर है हमारा ऑप्शन सी, जो पहाड़िया और संथाल लोग थे, ये है इसका आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। अमला किसके द्वारा भेजा गया अधिकारी था? ठीक है, तो इसको जमींदार जो है वो भेजता था गांवों में राजस्व यानी कि कर को इकट्ठा करने के लिए, ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी है। शिकमी रैयत को बंगाल में जमीन कौन पट्टे पर देता था? तो वो देता था रैयत। रैयत मतलब किसानों को ही कहा जाता था, ठीक है। पहाड़िया लोग किस प्रकार की खेती करते थे? तो वे करते थे झूम कृषि। झूम कृषि होती है जो एक ही स्थान पर स्थायी रहकर नहीं होती है, वो अलग अलग जगहों पे मतलब स्थान बदल बदल के लोग करते हैं। आज यहाँ पर खेती की तो वहाँ पर उसके बाद कुछ समय बाद किसी और जगह पे जाके वहाँ पे खेती करते हैं, फिर उस ज़मीन को छोड़ के अगले स्थान पर जाते हैं और वहाँ पर करते हैं, ठीक है। ऐसा जंगलों वगैरह में और देखने को मिलता है, ठीक है। तो जो पहाड़िया लोग हुआ करते थे वो झूम कृषि किया करते थे, जो मतलब अस्थायी कृषि, जो एक ही जगह पे रह के नहीं होती थी, अलग अलग स्थान बदल बदल के वहाँ पे करते थे। अमेरिकी गृह युद्ध कब छिड़ गया था? तो इसका आंसर है 1861 में, जो ऑप्शन डी है वो बिल्कुल इसका सही है। 1861 में अमेरिका में आपस में गृह युद्ध छिड़ गया था। नेक्स्ट है, फ्रांसिस बुकानन कौन था? तो ये पेशे से एक चिकित्सक था, आसान शब्दों में समझ लो एक डॉक्टर जिसको आप बोलते हो, ठीक है। तो ये चिकित्सक था पेशे से, ठीक है। इसको जो कंपनी सरकार है, जो अंग्रेजी सरकार है, उन्होंने भारत में इसको सर्वेक्षण का काम दिया था। जगह जगह जाकर, गांव पे जाके, भारत के अन्य स्थलों में जाकर वहाँ का सर्वेक्षण करना, वहाँ की जो भी ज़मीन है, स्थल है, इन सब के बारे में पता करना, ठीक है। वो किस तरीके से, उनका किस तरीके से अंग्रेजी सरकार फ़ायदा उठा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, 5वीं रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में कब पेश की गई थी? तो ये पेश की गई थी हमारी 1813 में। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। 5वीं रिपोर्ट एक तरीके से जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो भारत में क्या कार्य कर रही है, उसके कार्यों का सारे जांच पड़ताल करके वो एक रिपोर्ट तैयार की गई थी, ठीक है, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के सब कार्यों का लेखा जोखा था, उनकी जांच थी, ठीक है। तो इसको फिर ब्रिटिश संसद में 1813 में पेश किया गया था। 5वीं रिपोर्ट किस समिति के द्वारा तैयार की गई थी? तो ये थी हमारा ऑप्शन बी, प्रवर समिति के द्वारा 5वीं रिपोर्ट तैयार की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल और कुदाल के बीच की लड़ाई किस किस के मध्य में थी? ठीक है, तो ये जो लड़ाई थी वो थी संथालों और पहाड़ियों के बीच में, ठीक है, जिसमें जो संथाल है वो हल यूज़ करते थे और पहाड़िया वो खेती करने के लिए कुदाल का यूज़ किया करते थे, ठीक है। इससे पता चलता है आपको कि जो संथाल थे वो पहाड़ियों से ज़्यादा एडवांस थे, उनको कृषि वगैरह की जो टेक्निक्स थी वो ज़्यादा अच्छी तरीके से संथालों को आती थी पहाड़ियों के मुकाबले में। इसी वजह से अंग्रेजों ने संथालों को एक तरीके से अपना मोहरा बनाया, पहाड़ियों को जो लोग थे उनको उनसे पीछा छुड़ाने के लिए, उनको वहाँ से हटाने के लिए। और संथालों की खास बात ये थी कि कृषि में बहुत अच्छे तरीके से निपुण थे, खेती करना इनको बहुत अच्छे तरीके से आती थी पहाड़ियों के मुकाबले में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पहाड़िया लोगों का जीवन पूर्णतः किस पर निर्भर करता था? ठीक है, व्यापार पर, कृषि पर, जंगलों पर या फिर पहाड़ों पर? तो यहाँ पर उनका जो पूरा जीवन है वो जंगलों पे डिपेंड किया करता था, ठीक है। वो जंगलों के आसपास ही रहा करते थे और जंगल उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण थे। और अंग्रेजी सरकार पहाड़ियों को उस जगह से हटाकर
वो ज़मीन जो चाहती थी कृषि योग्य करना, ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व, भू राजस्व, कर टैक्स की प्राप्ति हो। ठीक है, यही वजह थी कि जो अंग्रेजी सरकार थी वो पहाड़िया लोगों को उस स्थान से हटाना चाहती थी, और पहाड़िया लोगों के लिए वो उनका एक तरीके से बर्थ प्लेस था, वो वहाँ से नहीं हटना चाहते थे। जो अंग्रेजी सरकार है वो उन जंगलों को हटाकर वहाँ पे उनको कृषि योग्य ज़मीन बनाना चाहती थी, ताकि उनका मुनाफा हो सके। रैयत कौन थे? ठीक है, तो रैयत कोई और किसी को नहीं बल्कि किसानों को ही कहा जाता था। तो ऑप्शन ए यहाँ पर इसका बिल्कुल सही है। कौन सी जनजाति के लोग पहाड़िया लोगों के लिए खतरा बन गए थे? तो ये थे संथाल, जो एक तरीके से उन्हीं के प्लेस पर आकर रहने लग गए थे। ठीक है, संथाल लोग। ठीक है, इस वजह से पहाड़िया जो लोग हैं वो बिल्कुल पसंद नहीं करते थे कि संथाल लोग कैसे आ सकते हैं वहाँ पे। ठीक है, और अंग्रेजी सरकार है वो इन संथालों को और मतलब इनको पुश कर रही थी कि आप वहाँ पे रहो। ठीक है, आपको हर तरीके से जो भी उनको ज़मीन वगैरह है वो अंग्रेजी सरकार प्रोवाइड करवाएगी। ठीक है, उनका मेन मकसद था कि किसी तरीके से पहाड़िया लोगों को हटा दिया जाए और संथाल लोगों का मतलब से ज़्यादा इनसे फ़ायदा कमाया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूर्यास्त कानून का संबंध इनमें से किस से था? स्थायी बंदोबस्त से, महलवाड़ी बंदोबस्त से, रैयतवाड़ी बंदोबस्त से, या फिर इनमें से कोई भी नहीं? ठीक है, तो इसका आंसर है हमारा स्थायी बंदोबस्त से। ठीक है, जो स्थायी बंदोबस्त था जिसमें सारी जो ज़मीन, हमने पहले भी पढ़ा, जो जमींदार है, जमींदार के हाथों में दे दी गई थी अंग्रेजी सरकार द्वारा, और अंग्रेजों का सिर्फ काम था जमींदारों से टैक्स लेना। ठीक है, और जमींदार हमने पहले ही पढ़ा, ये जमींदार जो है वो किसानों से टैक्स लिया करते थे और उसको जो अंग्रेजी सरकार है उसके पास जमा करवा दिया करते थे। ठीक है, तो जो सूर्यास्त कानून, ये कानून था कि एक निश्चित तारीख को, एक निश्चित तिथि तक जो जमींदार है उसको वो टैक्स वगैरह सब कुछ अंग्रेजी सरकार को पे करना, वहाँ पे उनको जमा करवाना होता था। अगर वो देने में असमर्थ हुआ तो निश्चित तारीख जो भी थी उसके सूर्यास्त तक, जब तक सूरज अस्त नहीं हो जाता, ठीक है, तब तक वो उसको पे कर सकता है। सूर्यास्त के बाद एक तरीके से उसकी जो ज़मीन है वो उससे ले ली जाएगी और नीलाम कर दी जाएगी जमींदार की ज़मीन। ठीक है, ये इसके अंदर था सूर्यास्त कानून में। ठीक है, निश्चित तिथि के जो सूरज अस्त होने से पहले आपको टैक्स जमा करवाना है, किसानों से लेकर जमींदार को जमा करवाना है। अगर नहीं जमा करवा सकता है तो उनकी ज़मीन जो होती है वो अंग्रेजी सरकार के हिस्से में आ जाती है, वो उसको नीलाम कर सकती है, अपनी भरपाई जो भी है ले सकते हैं। ठीक है, ये सबसे बड़ा खतरा था इसमें जमींदारों के ऊपर। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, 5वीं रिपोर्ट में कुल कितने पृष्ठ थे? तो ये थे 1002 पृष्ठ थे पूरे 5वीं रिपोर्ट में। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। 1862 तक ब्रिटेन में कपास की आपूर्ति का सबसे बड़ा साधन क्या था? तो सबसे बड़ा जो उस टाइम साधन था वो भारत है। ठीक है, भारत से कपास 1862 के टाइम बहुत जाता था ब्रिटेन में। ठीक है, उससे पहले 1862 से पहले मोस्टली जो ब्रिटेन है वो कपास जो लेता था वो अमेरिका से लेता था। लेकिन हमने पढ़ा कि 1861 में अमेरिका में गृह युद्ध छिड़ गया था, जिसकी वजह से वो कपास वगैरह की जो पूर्ति है वो नहीं कर पा रहे थे ब्रिटेन की। ऐसे में ब्रिटेन ने रुख किया भारत की तरफ और भारत से उनकी कपास की आपूर्ति होती थी उस वक्त। ठीक है, 1862 में। ठीक है, उस टाइम करीब जो 90% जो कपास है वो भारत से जाता था ब्रिटेन। ठीक है बच्चों, चलो आगे चलते हैं। इस्तमरारी बंदोबस्त में भू राजस्व की दर कितनी थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, 10/11 जो भाग है ये भू राजस्व की दर स्थायी बंदोबस्त में देनी हुआ करती थी। जोतदार को कितने अन्य नामों से जाना जाता था? गांटीदार, मंडल, हवलदार, या फिर ये सभी? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, ये जो सारे ही आंसर हैं वो बिल्कुल सही है। ठीक है, इन सभी नाम से जाना जाता था। आगे चलते हैं। इंग्लैंड के भारत से कपास मंगवाने के मुख्य रीजंस क्या थे? सस्ता श्रम था, कपास के लिए उपयुक्त भूमि थी, जलवायु यहाँ की बहुत अच्छी हुआ करती थी। ठीक है, तो ये सारे ही रीजन थे, तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा इसका। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही है, क्योंकि ये सारे ही जो लक्षण है वो भारत में थे और इस वजह से यहाँ से जो कपास मंगवाने के लिए इंग्लैंड को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ करता था। ब्रिटेन में कपास आपूर्ति संघ की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, तो ये स्थापना हुई थी 1857 में। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा।
तो ठीक है बच्चों, आज के लिए सिर्फ इतना ही क्वेश्चन। आप इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे तरीके से लर्न कर लेना, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और इससे आगे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस करवाऊंगी, आगे के और भी इसके काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो मैं वो उसकी प्रिपरेशन आपको करवाऊंगी, इतना अच्छे से याद कर लेना। अगर आपको इससे पहले के भी क्वेश्चंस वगैरह देखने हैं, दूसरे चैप्टर्स के देखने हैं, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना। वहाँ पे आपको सभी कुछ जो एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में मिल जाएगा, ठीक है। चैप्टर वाइज मिल जाएंगे सारे क्वेश्चंस। ओके बच्चों, ठीक है। फिर अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और फिर ठीक है बच्चों, पढ़ते रहो। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी कुछ और क्वेश्चंस के साथ।